हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये हमारी डीएलएड 4th सेमेस्टर की साइंस की क्लास है। आज हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको लैमार्क बायोलॉजिकल डेवलपमेंट्स पढ़ाया था, ठीक है। लैमार्क्स का जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रिंसिपल था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, जिसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विन के द्वारा दूर किया गया। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम अध्ययन किसके बारे में करेंगे। आज डार्विन की जो नेचुरल थ्योरी है उसके द्वारा हम यह जानेंगे कि जीवों का विकास कैसे हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। जीवों के विकास के बारे में जानने से पहले हम डार्विन के बारे में जानते हैं कि डार्विन कौन थे। वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विन, मतलब नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी वो डार्विन ने दी थी। ओके, अब हम डार्विन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि डार्विन कौन थे, कहाँ से ये थे और इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों के बारे में वर्णन किया है। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इनका पूरा नाम रॉबर्ट डार्विन था। ये 1809 से 1882 तक इनका अस्तित्व रहा। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने अपने अध्ययन के समय में लगभग 20 वर्षों तक प्रकृति में अनेक स्थानों की यात्रा की। यात्रा के दौरान इन्होंने असंख्य जीवों का अवलोकन किया और उनका संग्रह किया और अपने 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर इन्होंने प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी प्रस्तुत किया। रॉबर्ट डार्विन एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे और यह प्राणी जगत के वैज्ञानिक थे, मतलब यह पक्षियों में यानी जीवों में अत्यधिक रुचि लेते थे। इन्होंने लंदन चिड़ियाघर के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। प्राणी जगत की खोज और जीवों के विकास में इनकी अच्छी रुचि थी। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इनके 20 वर्षों के अध्ययन में इनका जो प्रकृति के प्रति, जीवों के प्रति जो प्रेम भावना है वो कैसे उत्पन्न हुई। तो हमारा जो मेन टॉपिक है जीव का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में डार्विन ने अपने 20 वर्षों के यात्रा के दौरान जो भी प्रकृति में उपस्थित जीव हैं उनके अध्ययन के बाद बताया। डार्विन की एक पुस्तक आई थी 1859 में, जो कि विश्व प्रसिद्ध पुस्तक थी, जिसका नाम है प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का उद्भव का प्रकाशन, ठीक है। जो 1859 में डार्विन की बुक थी वह विश्व प्रसिद्ध थी और उसका नाम प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का उद्भव था, ठीक है। इस बुक के प्रकाशन के दौरान ही इन्होंने अपना अध्ययन शुरू किया था और अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों का अध्ययन किया और अध्ययन के पश्चात इन्होंने बताया कि किस प्रकार जीवों का विकास हुआ और इन्होंने अपनी संकल्पना प्रस्तुत की, ठीक है प्यारे बच्चों। डार्विन के हाइपोथेसिस यानी डार्विन की परिकल्पना या हम कह सकते हैं कि इमेजिन के अनुसार सभी जंतुओं के पूर्वज एक ही थे, मतलब जो भी जीव जंतु थे जगत में उनके जो पूर्वज, जैसे हमारे भी पूर्वज होते हैं, हमारे दादा, उनके भाई, मतलब दादा के दादा, एक तरीके से वो हमारी पूर्वज कहलाते हैं, मतलब हेरेडिटी पाई जाती है। मतलब मैं अपने पिता की पुत्री, मेरे पिता मेरे दादाजी के पुत्र, ठीक है। उसी तरह जो जीव होते हैं उनमें भी हेरेडिटी पाई जाती है, मतलब सभी जंतुओं के पूर्वज होते हैं। तो इनकी जो परिकल्पना या इमेजिन थी उसके अनुसार जो सभी जंतुओं के पूर्वज थे एक ही थे और उनके शरीर में भिन्नता केवल उसके भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पड़ जाने और तथा उसके अनुकूल स्वयं को ढालने या बनाने के कारण उत्पन्न हुई। डार्विन ने कहा कि जो
सभी जीव हैं, उनके जो पूर्वज हैं वो एक ही हैं और उनके शरीर में अगर कोई डिफरेंट दिखता है, मतलब कोई अगर भिन्नता दिखाई देती है, तो वह विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में पड़ने और उनके अनुकूल बनने के कारण हुई। जैसे हम वातावरण में निकलते हैं तो हम पर धूप पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, धूल पड़ता है, तो उन सब चीज़ों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसी तरीके जो प्रकृति में निवास करने वाले जीव हैं, उनका भी वातावरण में बहुत ही अच्छा वातावरण में उनका प्रभाव पड़ता है। मतलब जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही अनुकूल जीव अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है। डार्विन के अनुसार जीवधारियों की परिस्थितियों के अनुकूल बनने में उनमें शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, जिसे विकास कहते हैं। मतलब जैसे जिस भी हम परिवेश में रहते हैं उसके अनुकूल स्वयं को ढालना ही हमारे अंदर एक परिवर्तन का स्वरूप है। उसी तरीके से जीवधारियों को भी परिस्थितियों के अनुकूल अपने शरीर को परिवर्तित करना या शरीर की संरचना में परिवर्तन लाना ही विकास की श्रेणी के अंतर्गत आता है, या जिसे हम विकास कहते हैं। समझ में आया बच्चों? डार्विन के अनुसार जो जीवधारियों की परिस्थिति के अनुकूल बनने में उनमें शारीरिक परिवर्तन जो हो जाते हैं, मतलब परिस्थिति के अनुसार उनकी संरचना या शारीरिक बनावट में परिवर्तन ही विकास की श्रेणी कहलाती है। ठीक है। अब विकास के क्या क्या कारण हैं, डार्विन ने क्या क्या सिद्धांत दिए, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ थ्योरी के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कारण आए जिनके बारे में इन्होंने बताया है, अब हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा पूरा जो मोटिव था डार्विन के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का केवल यही था कि जीवों का विकास कैसे हुआ। तो एक सिंपल सी बात है, जब इंसान रहता है जिस परिवेश में, तो धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव होता है। आप जिस समाज में रहते हो, अगर आप में बुरी चीज़ें हैं, बुरी आदतें हैं, तो आप अपने बड़े से सीखते हैं कि ये आदत अच्छी नहीं है, हमें इसका त्याग करना चाहिए और नई चीज़ों का ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहे, हमारा समाज बना रहे। उसी तरीके से जो हमारे जीव हैं उनका भी अपना परिवेश होता है और उसी परिवेश और परिस्थिति में रहकर अगर उनकी संरचना में परिवर्तन होता है तो वही हमारा जो होता है विकास की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऐसी डार्विन की परिकल्पना थी या एजम्पशंस थी या डार्विन के नियम थे जो कि कहते हैं। ठीक है। उन्होंने अनुमान लगाया था कि मतलब अगर जीवों का विकास होगा तो वो अपनी परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तन के कारण होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं कि विकास के कारण क्या क्या हो सकते हैं। हमें किसी भी परिवेश में जब भी हम रहते हैं तो हम देखते हैं कि परिवेश में माता पिता है, समाज है और उन्हें सरवाइव करने के लिए उनके लिए काम है, रोजगार है। उसी तरीके से जो हमारे जीव हैं उनके लिए भी अपना एक परिवेश है, उनकी भी अपनी संतान है, उन्हें भी एग्जिस्टेंस करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। उनमें भी वेरिएशंस है, हेरिडिटी है, सर्वाइवल है और नेचुरल सिलेक्शन तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मतलब अगर हम या कोई भी प्राणी या जीव जगत का कोई भी जीव अगर उसे परिवेश में रहना है तो वहाँ के अनुकूल स्वयं को ढालना भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है उसमें विकास के कारण क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है हमारा अधिक संतान उत्पत्ति, मतलब ओवर प्रोडक्शन। ठीक है। ओवर प्रोडक्शन, इसे एक तरीके से हम प्राकृतिक नियम भी कह सकते हैं। संतान उत्पत्ति जैसे मनुष्यों में होती है उस तरीके से हमारे जीवों में भी होती है। जिन जीवों में या जिन जातियों में अधिक संख्या में संतान उत्पत्ति होती है उनमें बहुत सारे संतान ऐसे होते हैं जो जीवित रहते हैं परिस्थिति के अनुकूल और कुछ ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं कि जब एक कुत्ता या बिल्ली जो स्वयं को बच्चे को उत्पन्न करती है तो वो एक साथ कई सारे बच्चे उत्पन्न करती है। तो उसमें से कुछ बच्चे जो होते हैं वो जीवित रहते हैं और कुछ बच्चे मर जाते हैं। जो जीवित रहते हैं वही अपनी वंश की परंपरा के अनुसार आगे बढ़ते हैं और जो मर जाते हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है।
ऐसे ही हमारी जो मादा एस्कैरिसिस होती है उसके 2.5 करोड़ से भी अधिक अंडे होते हैं। और जो हमारा एक मास पौधे के संपुट होता है उसमें भी अधिक से अधिक बीजाणुओं का निर्माण होता है। यदि प्रकृति में सारे जीव या सभी जातियों का पूर्ण विकास हो जाए तो हमारी पूरी प्रकृति यानी संपूर्ण पृथ्वी को वह ढक लेंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो आने वाले जो जीव होंगे या फिर जो पृथ्वी पर उपस्थित जीव होंगे उनका रहना तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो ओवर प्रोडक्शंस होते हैं मतलब अधिक संतान उत्पत्ति करने वाले जीव होते हैं उनमें से कुछ जीव जीवित होते हैं और कुछ जीव जो होते हैं मर जाते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं जीवन संघर्ष मतलब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हमें अपनी पृथ्वी पर रहने के लिए कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ता है। वो भी संघर्ष किस लिए? भोजन, प्रकाश, जल और स्थान के लिए। आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है अपनी जीविका करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करके काम करने के लिए जाता है, ठीक है, ताकि वह स्वयं को जीवित रह सके और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सके। उसी प्रकार हमारे जो जीव होते हैं संसार में उनको भी स्थान एवं भोजन की आवश्यकता होती है, तभी वह जीवित रह सकेंगे। यदि वह जल, प्रकाश, भोजन आदि का ग्रहण नहीं करेंगे तो वह पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकते। इसलिए जो अधिक से अधिक अगर जीव उत्पन्न होंगे या फिर इस पृथ्वी पर उपस्थित रहेंगे तो उनमें आपस में जो होगा एक तरीके से भिड़त होगा यानी संघर्ष होगा, जीने के लिए संघर्ष होगा। उन्हें स्थान चाहिए और इसे खाने पीने के लिए मतलब खुद को सरवाइव करने के लिए भी वो लड़ सकते हैं। तो इस तरह जो जीवन का संघर्ष हुआ वह जीवों में भी हुआ, ठीक। और इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं का भी प्रकृति पर असर पड़ा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको हम प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। इस प्रकार जो डार्विनवाद को प्राकृतिक चयनवाद भी कहते हैं। अब यहाँ तक हम समझ चुके कि जीवन में संघर्ष होता कैसे है। जिस तरीके से एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और ज़मीन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से एक जीव को भी जीने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स यानी संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें भी जीवित रहने के लिए, खुद को सरवाइव करने के लिए भी इन सब चीज़ों का संघर्ष करना पड़ता है। तो प्राकृतिक चयनवाद क्या कहता है कि जीवन में जो संघर्ष होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जो जीवों में संघर्ष होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम बात करते हैं जीवन संघर्ष केवल एक ही जाति में, जो जीवन का संघर्ष होगा वो केवल एक जाति में। दूसरा जो जीवन संघर्ष है विभिन्न जातियों में। और तीसरा जीवन संघर्ष वातावरण के माध्यम, मतलब अगर एक जीव जो होता है वह संघर्ष करेगा तो किन किन चीज़ों से करेगा? या तो वो जातियों से जो जीवों की जातियां हैं, ठीक है, या तो केवल एक प्रजाति से, या तो भिन्न प्रजाति से जैसे हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी होती है, या फिर जीवन संघर्ष वातावरण और उनके माध्यम। तीसरी बात करते हैं हम विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकता, वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। मैंने आपको बताया कि हेरिडिटी होती क्या है, मतलब आनुवंशिकता जैसे हमारे पूर्वजों से मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमारी आनुवंशिक कहलाती हैं, ठीक। बदलते वातावरण में जीवों के अंदर अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे जैसे हमारा वातावरण बदलता रहता है वैसे ही हमारे जीवों में क्या होती है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और जो उपयोगी विभिन्नताओं के कारण ही हमारे जो जीव होते हैं वो प्रकृति में निवास करते हैं, ठीक है। और जो जीवों की वो विभिन्नता होती है वो वंशानुगत होती है। मतलब अगर एक जीव किसी स्ट्रक्चर या फिर सेल या फिर किसी एक गुण का विकास कर लेता है तो आने वाली पीढ़ी में भी वह विकसित रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं योग्यता की उत्तरजीविता, मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट।
हमें जीवन में संघर्ष सर्वाइव करने के लिए भी किया जाता है, उसी प्रकार प्राणी जगत में भी जीवित रहने के लिए संघर्ष किया जाता है। और जो प्राणी वातावरण के अनुकूल जीवित रहते हैं उन्हें ही सर्वाइव करने का मौका मिलता है, और योग्य जीवों का जीवित रहना ही योग्यता की उत्तरजीविता कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शंस की। नेचुरल सिलेक्शन जो भी होगी वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी होगी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, और यह जो होती है जीवन संघर्ष में वातावरण के अनुकूल होती है, जो जीवों के जीवित रहने और शेष जीवों के नष्ट होने की प्रकृति के कारण होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा लास्ट पॉइंट है नए जातियों की उत्पत्ति, मतलब कि ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। प्राकृतिक चयन सदैव चलता रहता है, मतलब एक जीव नष्ट होता है तो दूसरे जीव की उत्पत्ति होती रहती है। हजारों लाखों वर्षों बाद जो होती है नई पीढ़ियाँ नए सदस्यों को जन्म देती हैं और जो नई जातियाँ बन जाती हैं। अगर हम उनसे पुरानी जातियों का कंपैरिजन करें तो उनकी तुलना में उनमें कुछ ना कुछ जो चीज़ें होती हैं उनका विकास या उद्भव हुआ रहता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि डार्विन जो लामार्क के सिद्धांत में हमने देखा था कि एक जो जिराफ है किस तरीके से अपने पूर्वजों से उसकी गर्दन जो होती है कितनी लंबी होती है। जब वो पेड़ को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसकी जो गर्दन की जो नसें होती हैं, जो उनके मसल्स होती हैं, उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, तो इस कारण से वह उनमें एक जो लंबी गर्दन का जो होता है प्रभाव दिखने लगता है। ठीक है, और डार्विनवाद जो होता है वह उसमें कुछ कमियां रह गई थी जिनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि विभिन्नताएं जो होती हैं वो कैसे उत्पन्न हुई, मतलब एक जीव दूसरे जीव से कैसे अलग हुआ, और इनमें जो दूसरी पॉइंट ये है कि कैसे विभिन्नताएं जो होती हैं वंशानुगत होती हैं। उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से विस्तृत व्याख्या नहीं दिया था, और जो जीवों के अंग हैं उनमें कैसे प्रकृति का प्रभाव हुआ। ठीक है, ये सारी जो कमियां थी वो डार्विनवाद में थी, जो कि प्राकृतिक वर्ण विकास की एक पद्धति हो सकती थी, मतलब उनमें कुछ और भी अच्छा हो सकता था। तो ठीक है, आज हमने डार्विन के प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शंस ऑफ डार्विन के बारे में पढ़ा। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में प्लीज़ पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।